पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबाउट टेबल टू सेव योर लाइफ। यहां मैं शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड बताना चाहूंगा कि जैसे प्रीपोजिशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पहला तो आपका एक सेगमेंट होता है जिसमें फर्स्ट सेगमेंट वो हुआ जिसमें चीजें सेंस के आधार पे आपको देखी जाती, माने डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। माने प्रीपोजिशन के अलग अलग यूज, इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, ओवर कहाँ लगता है, टू कहाँ लगेगा, फ्रॉम कहाँ लगेगा, विथ कहाँ लगेगा, तो डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन सेंस बेस्ड। एक तो क्वेश्चन इस पे आता है अगर हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन की बात करें। एक तो आपका डिफरेंट यूजेज हो गया, दूसरा कुछ फिक्स यूजेज हैं कि एक्यूज्ड समबडी ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप के साथ आप प्रीपोजिशन क्या लेंगे, ऑफ लेंगे। तो कुछ प्रीपोजिशन के साथ अलग अलग परिस्थितियों में समबडी के साथ, समथिंग के साथ, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। तो सेकंड आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन। यहां पे आपका सेंस मायने नहीं रखता, ये जो पहला पार्ट था सेंस बेस्ड वो यहां मायने नहीं रखेगा, यहां पे प्रीपोजिशन फिक्स होगा कि इस कंडीशन में यही प्रीपोजिशन आएगा। तीसरा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब। तो ईडियम पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ईडियम जिस तरीके से आपका है या फ्रेजल वर्ब आपकी जो है, इस पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें फिक्स रहेगा कि हाँ यही प्रीपोजिशन आपने यूज करना है। तो प्रीपोजिशन को हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं तीन अलग अलग पार्ट में देखने हैं। पहला जहां हम सेंस के आधार पे करते हैं, दूसरा कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, यानी फिक्स प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, कुछ वर्ड रहेंगे, वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड होगा, ये सेंस पे आधारित नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हो गई जिसमें प्रीपोजिशन सेंस पे आधारित था, दूसरी कंडीशन हो गई जिसमें वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा वो फिक्स है, और तीसरी कंडीशन हो गई जिसमें ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी चीजें फिक्स होती हैं सेंस के आधार पर। तो जो क्वेश्चन आए हैं प्रीपोजिशन पे वो इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी से होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूंगा कि ये फर्स्ट कैटेगरी से है, फिक्स्ड वाली कैटेगरी से है, या फ्रेजल वर्ब या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के ही लिए गए हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के दौरान इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव ए टेबल टू सेव योर लाइफ। ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटेंस को पढ़ते समय सेंस निकालना और इसके हिसाब से जो प्रीपोजिशन लिखा है उसकी गलती को आइडेंटिफाई करना है। जैसे करें कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप टेक कवर अबव ए टेबल, मेज के ऊपर छिप जाएं, गलत हो गया। जब भी अर्थक्वेक आएगा तो आपको एडवाइस दी जाएगी कि आप कहां छिपे, मेज के ऊपर न छिप करके बल्कि मेज के नीचे छिपे। तो यहां पे भाव ये बनेगा कि अबव ए टेबल ना होकर के क्या हो जाएगा, अंडर ए टेबल। अबव की जगह अंडर कर लेंगे और आपका ऑप्शन ए यहां पिलर होगी, यहां अबव की जगह अंडर हो जाएगा, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, ये मेज है, ये मान लीजिए टेबल है, तो व्यक्ति टेबल के नीचे आएगा, टेबल के नीचे छिपेगा। तो ये सेंस था यहाँ पे, ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द चाइल्ड वाज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय। बच्चा बड़े ही इच्छा के साथ ललचाई नजरों से खिलौने की तरफ देख रहा था। यहाँ गेज वर्ड यूज हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जैसे गेज एट समथिंग होता है, गेज के साथ एड प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन गेज के साथ एड लिखा हुआ है वो सही है और इस क्वेश्चन में नो इरर, कोई भी इरर नहीं है। लेकिन इससे संबंधित कुछ और हम वर्ड लिख लेते हैं यही साथ में, जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जैसे गेज एट, गेज माने किसी चीज को टकटकी लगा के देखना, और उसी तरीके से आपका वर्ड होता है स्टेयर, स्टेयर एट समथिंग।
गेज एट समथिंग या स्टेयर एट समथिंग, दोनों के साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या करते हैं, एट लगाते हैं। गेज माने भी टकटकी लगा के देखना, स्टेयर माने भी टकटकी लगा के देखना। इसी तरीके से नॉक एट द डोर, दरवाजे पे खटखटाना भी आपका नॉक के साथ एट आता है। कुछ मैं प्रीपोजिशन लिख दे रहा हूँ, एम एट समथिंग, किसी चीज की तरफ अगर आप लक्ष्य बना रहे हैं तो एम के साथ भी प्रीपोजिशन क्या लेंगे, एट लेंगे। तो ये कुछ ऐसे मैंने वर्ड लिखे जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है एट प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पीछे वाला क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित था। तो आप 1 2 3 तीनों आइडेंटिफाई भी करते चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन है ये प्रीपोजिशन। शी ऑफन एक्यूजेस हिम फॉर ए लैक ऑफ मोरलिटी, वो प्राय उसके पास उसके ऊपर नैतिकता की कमी का आरोप लगाती है। ये फिक्स प्रीपोजिशन पे आधारित है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका वो देख लेते हैं। एक्यूज समबडी, एसबी का मतलब क्या समझेंगे आप, समबडी से। एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति पे किसी चीज का आरोप लगाना। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन हम क्या लेते हैं, ऑफ। आरोप लगाएंगे तो हो सकता है वो आरोप को स्वीकार भी कर ले, एडमिट, एडमिट भी हम यहां कर सकते हैं, एडमिट समबडी ऑफ, माने एडमिट माने स्वीकार करना, एडमिटेड, एडमिट समबडी ऑफ समथिंग, किसी आरोप को, या एक्सक्यूज यहां लिख दें तो आप ज्यादा, एडमिट समबडी ऑफ एक्सक्यूज, किसी आरोप को या किसी उस चीज को स्वीकार कर लेना। और फिर अगर उसने स्वीकार कर लिया तो आपने उसको आरोपों से मुक्त कर दिया, तो एक्विट हो जाएगा, एक्विट समबडी ऑफ ऑल चार्जेज। तो ये मैंने कुछ मिलते जुलते सेंस आपको दिखाए हैं, जहां पे इन वर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। किसी के ऊपर आरोप लगाना, एक्यूज हो गया, आरोप उसने स्वीकार किया तो एडमिट के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। और अगर उसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया तो एक्विट हो जाएगा, एक्विट के साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आते हैं। एक्यूज, डी पार्ट में एरर है, एक्यूज हिम फॉर नहीं होगा, इस फॉर की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन हो सकते हैं जो एग्जाम में आए हैं, वो सारा मैं यहां इकट्ठे आपको एक साथ लिखवा दूंगा उससे रिलेटेड। देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस तथ्य में कोई भी अस्वीकरण नहीं है कि किंग लियर कन्फाइड टू हिज डॉटर कॉर्डेलिया मोर देन एनीबडी एल्स। बताइए, पहले तो कन्फाइड का सेंस देखें, ये सही कन्फाइड वर्ब है। कन्फाइड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू लेते हैं, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, कन्फाइड टू समबडी। कन्फाइड टू समबडी का मतलब हुआ किसी को अपने रहस्य बताना, और इस हिसाब से बताना कि वो किसी और से ना बताए। ठीक है, किसी गोपनीय बात को किसी से कहना, एक हो गया कन्फाइड, नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहां पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो कन्फाइड इन समबडी होता है। कन्फाइड इन समबडी माने किसी के ऊपर भरोसा करना, और तो देखिए दो सेंस है, कन्फाइड इन समबडी और कन्फाइड टू समबडी, दोनों शब्द यूज होते हैं। अब यहां पे आपको सेंटेंस को समझना है। There was no denying the fact that King Lear confided to his daughter, ये उसकी लड़की है कॉर्डेलिया, जिसपे वो किसी अन्य की तुलना में ज्यादा क्या करता है, भरोसा करता है। यहां सेंटेंस को आप पढ़ रहे होंगे तो सेंटेंस को पढ़ने पे जो भाव, देखिए कन्फाइड के साथ दोनों आता है, टू भी आता है, इन भी आता है। तो क्वेश्चन ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही है, क्वेश्चन फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी दो कैटेगरी है यहाँ पे, कन्फाइड टू और कन्फाइड इन। कन्फाइड टू का मतलब हुआ अपनी रहस्य की गोपनीय बातें, टू टेल समबडी वन सीक्रेट, अपने सीक्रेट किसी को बताना, और दूसरा होता है किसी के ऊपर भरोसा करना और उससे अपनी बातें शेयर करना। तो सेंटेंस में
गोपनीय बातें बताने के भाव नहीं, बल्कि ये कह रहा है कि जो किंग था वो किसी अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा अपनी लड़की कॉर्डेलिया पे भरोसा करता था। तो इस हिसाब से कन्फाइड इन वाला सेंस ज्यादा सही होगा। हम लोग यहाँ पे इरर कहाँ लेंगे, ये ए पार्ट में इरर लेंगे, और ए पार्ट में जहां टू लिखा हुआ है वहां क्या कर देंगे, इन। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ए पार्ट में इरर है, टू की जगह इन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देयर इज ए होल वर्ल्ड, एक पूरा संसार है, आउट देयर, देयर इज ए होल वर्ल्ड आउट देयर, बाहर एक पूरा संसार है, दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई, जो कि हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक ऐसा संसार है जिसको हम लोग अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब यहां पर फ्रॉम द नेक्ड आई लिखा हुआ है, तो क्या प्रीपोजिशन होगा? यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, ये इडियम पे आधारित पूछा गया है, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के आधार पे जो एक सेंस होता है उस आधार पे ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट नहीं है, दूसरा वाला पॉइंट नहीं है, माने फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ तीसरा वाला पॉइंट है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में क्या सेंस लिखते हैं, ये देखिए, विद या टू द नेक्ड आई, विद या टू द नेक्ड आई क्या सेंस देता है, सामान्य आंखों से, माने नेचुरल पावर ऑफ आई, नेचुरल पावर ऑफ आई, आंखों की सामान्य आंखों से किसी चीज को देखना, ये भाव बनेगा, सामान्य आंखों से किसी चीज को देखना। तो विद या टू द नेक्ड आई ये पूरा फ्रेज होता है, विद या टू नेक्ड आई, सामान्य आंखों से किसी चीज को देखना। तो यहां पर जब आप आएंगे क्वेश्चन में, तो देयर इज ए होल वर्ल्ड, एक पूरा संसार है बाहर की तरफ, दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई, जिसको हम अपने सामान्य आंखों से, जो कि अदृश्य है हमारी सामान्य आंखों से, माने हम अपनी सामान्य आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इधर कहाँ पे मानेंगे, बी पार्ट में, और बी पार्ट में जहां फ्रॉम लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, टू द नेक्ड आई, इनविजिबल फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम की जगह टू द नेक्ड आई। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैनेजर टोल्ड हर दैट, मैनेजर ने उसको बताया कि शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल, मैनेजर ने उसे बताया कि उसे थोड़ा और सावधान होना चाहिए, व्हाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, जब वह कंपनी के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीपोजिशन के रूल्स पे आधारित है। प्रीपोजिशन का रूल्स क्या कहता है कि भाई देखिए, प्रीपोजिशन के साथ अगर आप वर्ब लिख रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही सही माना जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे व्हाइल कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है, तो हमें एक पॉइंट ये भी जानना है कि जो व्हाइल है ये दोनों तरह से यूज होता है, एज ए कंजंक्शन और एज ए प्रीपोजिशन। अब आप इसको कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे तो व्हाइल के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रीपोजिशन के साथ यूज करेंगे तो व्हाइल के साथ या तो कोई वर्ड आएगा या फिर फ्रेज आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाइल किस तरह से यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस में व्हाइल एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, व्हाइल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखना गलत माना जाएगा, डी पार्ट में आप इरर मानेंगे, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द, एग्जीक्यूटेड की जगह एग्जीक्यूटिंग कर लेंगे। आगे आइए, तो देखिए ये रूल पे आधारित था, कोई प्रीपोजिशन के वैसे पॉइंट पे नहीं था। आंवला जूस इज रिच विथ विटामिन सी, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित ये क्वेश्चन है। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का रूल क्या है कि रिच इन समथिंग, क्या है, रिच इन समथिंग, रिच इन समथिंग होता है, इसका मतलब निकल के आता है कंटेन, कंटेन माने क्या हुआ, धारण करना, स्थित होना, कंटेन आर प्रोवाइड समथिंग। अगर कोई चीज किसी चीज में स्थित है तो
स्थित होने के सेंस में वो चीज उससे रिच इन कही जाती है, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लेते हैं। तो क्वेश्चन में आएंगे कि आंवला जूस में विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर कोई चीज किसी चीज में स्थित है या उससे रिच है तो रिच इन कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इधर डी पार्ट में मानेंगे और जहां विद लिखा हुआ है वहां पे क्या कर देंगे, इन, सही हो जाए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन 8, आई हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है। कह रहा है कि आई हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, अधिकांश टाइम, दिन के अधिकांश समय मैं कानपुर जाने के लिए चीजों को ढूंढता रहा, कानपुर जाने की ट्रेनों को ढूंढता रहा। एंड देन और तब गेट ऑन, सही लिखा हुआ ये सही है, गेट ऑन गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग मैं यहां बता दे रहा हूं आपको। गेट ऑन क्या क्या सेंस में यूज होता है, टू बोल्ड, चढ़ने के सेंस में टू बोल्ड, किसी ट्रेन, बस, प्लेन आदि पर चढ़ना, टू बोल्ड एक सेंस ये। गेट ऑन का एक सेंस हुआ किसी ट्रेन, बोट, किसी चीज पे चढ़ना, गेट ऑन कहलाएगा। दूसरा एक और सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, टू हैंडल, किसी चीज को हैंडल करना, या परफॉर्म, किसी काम में परफॉर्म करना या प्रदर्शन करना भी आपका क्या कहलाता है, गेट ऑन। इसके अलावा गेट ऑन प्रोग्रेस के सेंस में भी यूज होता है। ये सारे शब्द इस फ्रेजल वर्ब के इंपॉर्टेंट है। टू प्रोग्रेस, विकास करना भी हम लोग गेट ऑन को यूज करते हैं। तो गेट ऑन के ये 3 सेंस हो गए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ट्रेन अगर किसी दिशा की तरफ जा रही है तो उस दिशा के पहले बाई न लगा के टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो अलग कॉन्सेप्ट पे है। कोई भी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन को दर्शाने के लिए कोई भी प्लेस है, मान लीजिए ये एक प्लेस है और इस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, उस प्लेस के पहले आप क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है, बाई नहीं लगाया जाता। बाई नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर आप या कोई चीज, कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए कोई कार ही है, कोई भी चीज है किसी दिशा की तरफ जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं उस ट्रेन पे सवार हो गया जो मुंबई के लिए जा रही थी, तो बाई गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, टू। तो यहाँ पर सेंटेंस में सी पार्ट में एरर मानेंगे और बाई की जगह टू का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो एक तो गेट ऑन के सेंस हमने जाने, दूसरा हमने ये जाना किसी दिशा की तरफ जाते हैं तो उस दिशा से पहले, उस जगह से पहले हम टू लगाते हैं। आगे आइए, द ज्यूरी वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ज्यूरी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थी, सही है, हैप्पी विथ होता है, हैप्पी विथ सही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हैप्पी विथ समथिंग, किसी चीज से सहमत होना, प्रसन्न होना, सही लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये मैं इसको अंडरलाइन यहाँ कर, हैप्पी विथ, एंड वाज क्वाइट हार्श, और काफी ज्यादा कठोर हो गई इसलिए। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हर्ट, और गायक ने उस आलोचना को अपने दिल पे ले लिया। तो बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। हर्ट से रिलेटेड कुछ इडियम्स जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन आया है, जैसे है एट हर्ट, जैसे ही इज गुड एट हर्ट, वह दिल से काफी अच्छा है, ही इज गुड एट हर्ट, वह दिल से अच्छा है। तो एट हर्ट माने दिल से, या इसको हम दूसरे भाषा में कहें, यहां मैं लिख ही दे रहा हूं पूरा, पहले दिल से या मूल रूप से। कोई आदमी भीतर से या मूल रूप से कैसा, उसके लिए एट हर्ट का यूज हम लोग करते हैं। एट हर्ट माने दिल से या मूल रूप से कैसा है कोई। दूसरा एक वर्ड होता है बाई हर्ट। बाई हर्ट माने रटना, किसी चीज को आप रट रहे हैं तो उसके सेंस में हम लोग बाई हर्ट का यूज करते हैं।
तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण यहाँ वर्ड है सिक एट हर्ट। सिक एट हर्ट, सिक एट हर्ट क्या दिखा देता है? बहुत ज्यादा निराश होना, वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर कोई आदमी काफी निराश है तो उसके लिए आप सिक एट हर्ट का प्रयोग करते हैं, अगर कोई आदमी काफी निराश है उस सेंस में। सिक एट हर्ट माने काफी निराश होना। फिर अगला देखें, टेक टेक हर्ट फ्रॉम समथिंग। टेक हर्ट फ्रॉम समथिंग माने किसी चीज से उत्साह प्राप्त करना या पॉजिटिव महसूस करना। टेक हर्ट फ्रॉम समथिंग, टू फील पॉजिटिव। सारे फ्रेजेज आपको ध्यान देने हैं, कोई भी कहीं पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं कुछ, इसलिए मैं सारी चीजों को बता दे रहा हूं। टेक समथिंग टू हर्ट। टेक समथिंग टू हर्ट माने किसी बात का बुरा मान जाना। या किसी बात को दिल पे ले लेना, ठीक है। या टू बी अपसेट, टू बी अपसेट, इसको इंग्लिश में कह लें टू बी अपसेट, अपसेट हो जाना। तो किसी बात का बुरा मान जाना, तो ये यूज है एट हर्ट, दिल से या मूल रूप से कोई आदमी वो दिल से धोखे, वो भीतर से धोखेबाज है या मूलतः बहुत ही कायर है, तो इस तरीके से कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं। एट हर्ट, रट लेना, बाई हर्ट, निराशाजनक है सिक एट हर्ट, किसी चीज से उत्साह पा रहे हैं तो टेक हर्ट फ्रॉम समथिंग, और किसी बात को दिल पे ले रहे हैं तो टेक समथिंग टू हर्ट। आ गया ये। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि ज्यूरी उससे खुश नहीं थी, इसलिए ज्यूरी काफी कठोर हो गई उसके प्रति, और जब ज्यूरी ने काफी उल्टी सीधी बातें उसको कही, डांटा फटकारा उसको, तो सिंगर ने इस आलोचना को दिल से ले लिया, सिंगर ने उस आलोचना को बुरा मान लिया, काफी परेशान हो गया। ये लास्ट वाला टेक समथिंग टू हर्ट माने यहां इन की जगह क्या कर लेंगे? कौन सा ऑप्शन? सी। सी ऑप्शन में जहां इन लिखा हुआ है वहां टू लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट। ये सारा चीज पीडीएफ फॉर्म में आपको अभी क्लास खत्म होने के बाद हम शेयर कर देंगे, मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप ड्रीम सेपर एसएससी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ फॉर्म में ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो अगर आप नहीं नोट कर पा रहे तो परेशान मत होइए, चीजों को समझते चलिए। और मैं भी एक रिवीजन करने के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं चीजों को समझाने में, ताकि जल्दी आपकी चीजें कवर हो सके। ही विल मेक मिस्टेक्स, उसने गलतियां की होंगी, बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन वह गलती से ही सीखेगा। सो डियर पेरेंट्स, तो इसलिए प्यारे माता पिता, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, एक बार अगर आप अपने बच्चों की जेब में कुछ पैसे डाल दें तो फॉरगेट ऑल ऑन इट, तो इसके बारे में पूरा क्या करिए? भूल जाइए। तो ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? ऑल ऑफ समथिंग। ऑल ऑफ समथिंग क्या सेंस देता है? ऑल ऑफ समथिंग क्या सेंस देगा? द होल ऑफ समथिंग, द होल ऑफ फ्रेज है ऑल ऑफ समथिंग, और वही सेंस है कि वो गलतियां करेगा और वो अपनी गलतियों से ही सीखेगा। इसलिए डियर पेरेंट्स, अगर एक बार आपने उनके जेब में पैसा डाल दिया है तो उसके उस सारे पैसे के बारे में आप क्या करिए? भूल जाइए। तो यहां पर एरर कहां पे है? और ये ए पार्ट में फॉरगेट ऑल ऑन इट लिखा हुआ है, ऑन की जगह ऑफ कर लेंगे। ऑल ऑफ समथिंग का मतलब द होल ऑफ समथिंग होता है। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे है, यहाँ आपका दिमाग काम नहीं करेगा, चीजें आपने अगर पढ़ी होंगी तो उस हिसाब से आप कर ले जाए। आगे आइए। आफ्टर सीइंग दैट, यह देख करके कि श्रेया वाज इन ट्रबल, श्रेया परेशानी में थी, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, राहुल चुपचाप उसकी मदद करने के लिए गया। ठीक है, तो अब यहां पे आपको देखना है कि भाई क्या एरर हो सकती है। देखिए, डिसाइड करिए, सोचिए। लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है सीजीएल 2022 का। चलिए ये देखते हैं, फ्रेजल वर्ब यहां पे आई हुई है स्टेप अप। क्या सेंस देता है स्टेप अप? टू कम फॉरवर्ड।
स्टेप अप का क्या सेंस निकल के आता है? टू कम फॉरवर्ड। टू कम फॉरवर्ड माने आगे आना। तो जैसे यहाँ लिख रहा है कि उसको परेशानी में देख करके राहुल ने चुपचाप मदद करने के लिए आगे आया। तो स्टेप अप का जो भाव यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम कैसे लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा सही लिखा गया है। इसमें जो फ्रेजल और स्टेप अप लिखी हुई है वो एकदम ठीक लिखी हुई है। एक तो यूज ये हो गया। दूसरा इसका सेंस और जान लें, आ सकता है अगर चूंकि एक बार आया है, और भी सेंस में हमें पता होना चाहिए। स्टेप समथिंग अप। स्टेप समथिंग अप क्या सेंस देगा? किसी चीज की मात्रा या किसी चीज की स्पीड को, मैंने अपने पढ़ाने की स्पीड को बढ़ा दिया, स्टेप अप कर दिया। आपने कहा सर प्लीज स्टेप अप द स्पीड, कृपया स्पीड को बढ़ाइए। तो स्टेप अप माने टू इंक्रीज अमाउंट, स्पीड, etc। मात्रा या स्पीड को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? स्टेप अप का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो सेंस होता है इसका, जो महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है, वो है स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब किसी चीज में कदम रखना। किसी दलदल में आपने कदम रख दिया, किसी समस्या में कदम रख दिया। तो स्टेप इन जो सेंस देता है वो ये देता है कि आप किसी मुश्किल या परेशानी में फंस गए हैं और ऐसी स्थिति में कोई आपकी मदद करेगा। तो स्टेप इन का क्या सेंस निकल के आएगा? टू हेल्प समबडी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आप देखिए स्टेप अप और स्टेप इन थोड़ा मिलते जुलते हैं। स्टेप अप का भी मतलब होता है कम फॉरवर्ड, आगे आना, लेकिन स्टेप इन का सेंस होता है कोई आदमी जो मुसीबत में फंसा हुआ है, कठिनाई में फंसा हुआ, उसकी मदद करना, स्टेप इन। तो ये फ्रेजल वर्ब तीनों थी, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आए तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर का हो जाएगा, सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन पोर्शन में कहा ग्रामेटिकल एरर है वो देखिए। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये फिक्स्ड वाला प्रीपोजिशन वाला नहीं है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या फ्रेजल वर्ब पे नहीं है, जैसे अभी पीछे फ्रेजल वर्ब पे था, स्टेप अप फ्रेजल वर्ब थी। खैर मैं लिखता भी चलूं इसको, ये फ्रेजल वर्ब हो गई, ताकि आप क्लियर करते चलें। हर चीज में मैं लिखता चलूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है वो, तो आपके क्लियर हो जाएगा। ये सेंस बेस्ड है। नॉर्मली क्लास में टेबल है, क्लास में हम आप हैं, तो क्लास में की अंग्रेजी क्या होती है? इन द क्लासरूम होती है। ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सेंस पे आधारित है। तो यहाँ पे ऐड की जगह क्या हो जाएगा? इन। मैं क्लास में हूँ, टेबल क्लास में। अगर एक वस्तु दूसरी चीज के अंदर है, एक चीज है और इसके अंदर अगर कोई चीज है, तो ये जो भाव है ये इनका भाव है। और अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी, जैसे ये एक चीज है, एक चीज यहाँ पे है पोजीशन, तो ये ऐड का भाव है। और एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है, तो ये ऑन का भाव है। ही इज इन द क्लास, ही इज एट द डोर। एट द इन द डोर नहीं होगा, नहीं दरवाजे के अंदर हो जाएगा। ऑन द डोर नहीं होगा तो दरवाजे के ऊपर हो जाएगा, एट द डोर होगा, पोजीशन आप बता रहे हैं। और ही इज ऑन द रूफ, वो छत पे है। सही है, तीन अलग अलग कंडीशंस। चलिए पोजीशन बताने के लिए, और इसको कहिए तो ठीक है, नहीं फिगर बनाने में फिर कहीं तो फिगर बना दूं। ये देखिए यहाँ तो थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए आगे आए तो यहाँ ऐड की जगह इन कर लेंगे। कौन से ऑप्शन में एरर हो जाएगी? एट द क्लासरूम, ये इस पार्ट में ऐड की जगह इन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन ए गिफ्ट फॉर देम। आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे परेशानी हो रही है, डिसाइडिंग इन ए गिफ्ट फॉर हिम, उसके लिए गिफ्ट में डिसाइड करने के लिए। तो ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन पे आधारित है। इसमें यह देखा जा रहा है कि क्या इंग्लिश को पढ़ने की समझ आपको है कि नहीं है, इंग्लिश पढ़ के समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो अगर रीडिंग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, रीडिंग नहीं करें तो ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। भाई क्या कर रहा है? गिफ्ट में डिसाइड करना है, नहीं, उसे डिसाइड करने में समस्या आ रही है। आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे परेशानी हो रही है कि ये जो बहुत सारे गिफ्ट हैं इसमें कौन से गिफ्ट को मैं सेलेक्ट करूं। तो आई एम हैविंग ट्रबल
इन डिसाइडिंग, डिसाइडिंग इन ए गिफ्ट में डिसाइड नहीं करना है, गिफ्ट को डिसाइड करना है। तो आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे परेशानी है, किस चीज में परेशानी है, इन डिसाइडिंग, डिसाइड करने में परेशानी है। क्या डिसाइड करना है, अ गिफ्ट। तो यहां पर ये पार्ट मिरर है, ये सेंस पे आधारित क्वेश्चन है, सेंस और स्ट्रक्चर, सेंस एंड स्ट्रक्चर पे आधारित क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम लोग इसको डी पार्ट में एरर मानेंगे और इसकी जगह लिख देंगे इन डिसाइडिंग, ये सही हो जाएगा। आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे परेशानी है इन डिसाइडिंग ए गिफ्ट फॉर देम, उसके लिए एक गिफ्ट ढूंढने में। आगे आइए, शी हैज ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स, उसकी आदत है अपने खर्चों के खिलाफ खर्च करने की। ये सेंस नहीं बन रहा है, ये भी सेंस बेस्ड है। आदत क्या होती है भाई, या तो आप अपने खर्चों में जो आपका मतलब हर मीन्स जो आपकी इनकम है उसके अंदर खर्चा करेंगे या उससे ज्यादा खर्चा करेंगे, यही तो होता है। उसकी आदत है कि वो खर्च करती है अपनी आय से अगेंस्ट में जाके। तो आय से अगेंस्ट में जाके मतलब निगेटिव भाव है, मतलब आय से कम नहीं खर्च कर रही, आय से ज्यादा खर्च कर रही है। तो आय से ज्यादा खर्च कर रही तो अगेंस्ट नहीं लगाएंगे, ओवर लगा सकते हैं, बियॉन्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंस आपका सी पार्ट मिरर मानेंगे और अगेंस्ट की जगह क्या हो जाएगा, बियॉन्ड। बियॉन्ड हर मीन्स होता है अपने साधन से ज्यादा, बियॉन्ड हर मीन्स लिख दें, जो लिखा है वही। आय से ज्यादा, तो बियॉन्ड हर मीन्स हो जाएगा अपनी आय से ज्यादा। सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, सी पार्ट में आपने एरर ली। आगे आइए, सी हैज नॉट रिटेन अ सिंगल नॉवेल बाय 3 इयर्स, उसने 3 सालों से एक भी नावल नहीं लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं ये भी सेंस बेस्ड है, सेंस पे आधारित है। हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो उसने एक भी नावल नहीं लिखा है 3 सालों से। 3 साल एक समय अवधि है और किसी समय अवधि के दौरान कोई चीज हुआ या नहीं हुआ उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो सी पार्ट में एरर मानेंगे और जहां बाई लिखा हुआ है वहां पे क्या कर लेंगे, फॉर, बाई की जगह। चलिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे, समय अवधि। आई टोल्ड राहुल, मैंने राहुल से कहा, ऑन वेट फॉर 2 आवर्स एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे पोजीशन दर्शा रहा, ये बस अड्डा है, ये बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप पे यहां पे हम सब लोग खड़े होंगे, यहां इन ऑन उतना बेहतर नहीं होगा जितना बेहतर क्या होगा, एट। क्यों, क्योंकि पोजीशन दर्शा रहा, मैंने पीछे डिस्कस किया। तो ये सही लिखा हुआ, एट द बस स्टॉप सही लिखा हुआ है। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे समय अवधि है, ये भी सही लिखा हुआ है। आई टोल्ड राहुल, मैंने राहुल से कहा, ऑन वेट गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पहला तो एट वेट, टोल्ड, फॉर ऑन, कहाँ गलती, ऑन की जगह आई टोल्ड राहुल, मैंने राहुल से कहा, क्या कहा होगा, टू वेट, इंतजार करने के लिए। तो यहाँ ऑन की जगह सिंपल इन्फिनेटिव यूज होगी और यहाँ ये डी पार्ट में आप एरर मानेंगे, इसकी जगह टू लिखेंगे तो यहाँ भाव होगा टू वेट। और अगर आप इतना नहीं भी जान रहे तो भी आप एरर पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ आईएनजी लिखेंगे तो सेंस नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑन वेटिंग नहीं लिखेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, आई टोल्ड राहुल टू वेट फॉर 2 आवर्स। बाकी चीजें सही लिखी हुई हैं। आगे आइए, हुडा लिव्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, किसी चीज के, वह जर्मनी के दक्षिण हिस्से में रहती है। तो जब किसी चीज के एक पार्ट के रूप में किसी को दर्शाना हो, पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग होता है। किसी चीज का अगर आपको हिस्सा दर्शाना हो तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ। ये एक चीज है, इसका ये देखिए, ये इसका एक हिस्सा है। तो किसी चीज के हिस्से के रूप में अगर आपको दर्शाना हो तो पार्ट ऑफ समथिंग होता है। ये ओ डबल एफ ऑफ गलत है, सिंगल एफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए।
ए में जो ओ डबल एफ है उसकी जगह सिंगल एफ करिए, ये सेंस बेस्ड था, सेंस बेस्ड क्वेश्चन। आगे आइए, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था, एट हिज इनडिफेटिगेबल करेज, उसके इस अदम्य साहस पर, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ इच्छा पर, टू अचीव, प्राप्त करने की, व्हाट ही डिजायर्ड, जो कुछ उसने इच्छा की थी। सोचिए जरा क्या हो सकता है, सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है, क्या करेक्शन होना चाहिए? आप भी एक आध क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर देख रहे हो तो, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक ही जगह प्रीपोजिशन है, अब मैं बता रहा हूँ प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है तो सरप्राइज एट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। कुछ ऐसे ही शब्द हम लोग लिख लेते हैं, सरप्राइज्ड एट समथिंग होता है। इसी से मिलता जुलता आपका जो शब्द है एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड एट समथिंग किसी चीज पे आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड एट समथिंग किसी चीज पे आश्चर्यचकित होना, इसी तरीके से वंडर एट समथिंग किसी चीज पे आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य प्रकट करना। तो सरप्राइज एट, एस्टोनिश्ड एट, वंडर एट, सबके साथ एट प्रीपोजिशन आता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है, सही लिखा हुआ है इसलिए कोई एरर नहीं लेंगे, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन का प्रकार भी बताता चल रहा हूँ। आगे आइए, ही टुक ए हरीड ग्लांस, उसने एक जल्दबाजी में देखा, ऑन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को, एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क, और तेजी से कार्य के लिए चल दिया। लीव फॉर वर्क होता है किसी चीज के लिए जाना, ठीक लिखा हुआ है, यहां पर कोई भी एरर नहीं है। लेकिन टेक ए हरीड ग्लांस क्या होगा, इसको देख लेते हैं। फ्रेज जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये मैंने बताया था अलग अलग आता है। टेक अ ग्लांस एट, टेक ए ग्लांस एट समथिंग, टेक ए ग्लांस एट समथिंग, या टेक ए ग्लांस एट समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर एक झलक डालना। डालना या देखना। और इसी तरीके से कुछ और इसके एक्सप्रेशन हैं, जैसे एट फर्स्ट ग्लांस, पहली झलक में, एट फर्स्ट ग्लांस पहली झलक में, ये भी हम लोग यूज करते हैं। तो टेक अ ग्लांस, एट फर्स्ट ग्लांस, या एट ए ग्लांस, इसको भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एट ए ग्लांस माने एक झलक। तो अलग अलग तरीके से यूज होता है, इस हिसाब से टेक ए हरीड ग्लास एट समथिंग होता है, यहाँ ऑन लिखा था ये गलत है, इस जगह ऐड कर देंगे। ये फिक्स्ड प्रीपोज इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे आधारित क्वेश्चन है। और यहाँ सी पार्ट मिरर मानेंगे, ऑन द न्यूज़पेपर की जगह एट द न्यूज़पेपर कर लेंगे। आगे आइए, हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन, उसका सेल फोन अलग है और मुझसे महंगा है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। पहला तो कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई डिफरेंट फ्रॉम समथिंग होता है, किसी चीज से अलग होना, पहला पॉइंट। दूसरा जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर दो एडजेक्टिव को, या बल्कि मैं कंपैरेटिव डिग्री कह दूं, अगर दो कंपैरेटिव डिग्री को एंड से जोड़ रहे हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री को अगर आपने एंड से जोड़ा है, में देन केवल एक बार ही लिखेंगे, तब जब इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी देन आए और इसके साथ भी क्या आए, देन आए। लेकिन अगर इसके साथ, पहले वाले के साथ अलग प्रीपोजिशन आ रहा है, इसके साथ अलग प्रीपोजिशन है और उसके साथ देन है, तो आप दोनों को लिखेंगे, माने इसके साथ देन आ रहा है और इसके साथ अलग प्रीपोजिशन है, माने देन नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में आप
यहाँ प्रीपोजिशन लिखेंगे। जैसे देखिए कॉस्टिलियर, कॉस्टिलियर के साथ देन आएगा, सही लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंट के साथ नहीं आता है, डिफरेंट के साथ देन नहीं लिखते, डिफरेंट देन नहीं होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट देन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्ट, वो सही लिखा हुआ है, यानी डी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे हम डिफरेंट के साथ क्या जोड़ देंगे, फ्रॉम। एक आध और एग्जांपल आप इस तरीके का देख सकते हैं, एक और कोई मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे सुपीरियर टू एंड मोर ऑनेस्ट देन, जैसे ये है। तो यहाँ देखिए सुपीरियर के साथ टू आया है और मोर ऑनेस्ट के साथ क्या आया, देन आया। तो इस चीज को ध्यान देना है, जब दो कंपैरेटिव डिग्री ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के साथ देन नहीं आता, अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उनको एंड से जोड़ते हैं तो दोनों के साथ प्रीपोजिशन अलग अलग लिखते हैं। अगर दोनों के साथ देन आ रहा है तो हम देन एक ही बार देन को लिखेंगे, तब दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के दौरान देयर वाज ग्रेट डेवलपमेंट एट द स्पेयर ऑफ नॉलेज, नॉलेज के क्षेत्र में काफी ज्यादा महान विकास हमें दिखाई दिया। ठीक है, इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, बताइए क्या होगा। ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या होता है, इन द स्पेयर ऑफ, इन द स्पेयर ऑफ किसी चीज, किसी क्षेत्र में, इन द स्पेयर ऑफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग डी पार्ट में एरर मानेंगे और जहाँ एड लिखा हुआ है वहाँ क्या कर लेंगे, इन द स्पेयर ऑफ नॉलेज, नॉलेज के क्षेत्र में। सही कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, एयरलाइन फ्लाइट्स में जो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर था, कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है। इन पैसेंजर्स ब्लड, किसी व्यक्ति के शरीर में, फॉर 25%, 25% तक। तो रिड्यूस्ड समथिंग या लेसन समथिंग टू अ लेवल होता है, लेवल किसी चीज तक, किसी चीज को कम करना या किसी चीज को घटाना, उसके साथ क्या होगा, किसी स्तर तक किसी चीज को लाना घटा करके, तो टू द लेवल होगा। यहाँ पे फॉर 25% लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट में जहाँ फॉर लिखा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, टू। ये ब्लड प्रेशर को 25% तक ऑक्सीजन की मात्रा को किसी व्यक्ति के ब्लड में क्या कर सकता है, कम कर सकता है, तो 225% होगा। ऐसा करेक्शन कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू द लेवल ऑफ किस स्तर तक ले आएगा। आई एम डीलिंग विथ फैमिली इशूज राइट नाउ, मैं इस समय पारिवारिक मुद्दों से जूझ रहा हूं। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है डील, देख लेते हैं। डील इन समथिंग, किसी वस्तु का, टू ट्रेड, व्यापार करना। डील इन समबडी भी होता है, डील इन समथिंग किसी व्यक्ति का व्यापार करना, डील विथ, सॉरी, डील विथ समबडी किसी व्यक्ति से व्यापार करना। वस्तु का व्यापार करना, टू ट्रेड, डील इन कहलाएगा। व्यक्ति से व्यापार करने के सेंस में हम लोग क्या लेते हैं, डील विथ। इसी तरह से डील विथ इशूज, प्रॉब्लम्स, किसी समस्या इत्यादि से निपटना। डील विथ इशूज या प्रॉब्लम्स क्या सेंस आएगा, किसी समस्या इत्यादि से निपटना। तो डील विथ किसी समस्या इत्यादि से निपटना, उसको सॉल्व करना। तो डील के साथ इन भी आता है, जब आप व्यापार करते हैं, किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं तो डील के साथ इन लेंगे।
किसी व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहे हैं तो डील के साथ विथ लेंगे, और किसी समस्या इत्यादि से निपटने के सेंस में डील के साथ क्या लेते हैं, विथ। तो आई एम डीलिंग विथ फैमिली इशूज, मैं पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं इस समय, सही लिखा हुआ है, तीसरे वाले सेंस में है, डील विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है, सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिजाबेथ, पढ़िए जरा, एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल से उसने बीट किया इन 21 समर ओलंपिक, 2021 के समर ओलंपिक में। ये अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइन से बनाया गया क्वेश्चन है, इसलिए पेपर की हेडलाइन और पेपर पढ़ना बड़ा आवश्यक हो जाता है आपके लिए। फिक्स प्रीपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं क्या सेंस देता है। एक तो आपका है बीट somebody at any game, माने गेम का मतलब मान लीजिए क्रिकेट लिखा हुआ है, चेस लिखा हुआ है, किसी गेम में किसी को परास्त करना, बीट के साथ क्या लेते हैं, बीट somebody at गेम, एट हो जाएगा। लेकिन बीट somebody for the medal, किसी मेडल के लिए किसी को बीट करना, तो प्रीपोजिशन क्या कहलाता है, फॉर। तो देखिए अलग अलग है, गेम को गेम में बीट कर रहे हैं तो बीट somebody at एनी गेम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। और अगर मेडल के लिए बीट कर रहे हैं तो बीट somebody फॉर द मेडल हो जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ ने बीट किया अपने प्रतिद्वंदी को गोल्ड मेडल के लिए, तो ये विथ गलत है, इसकी जगह क्या करेंगे, फॉर। कौन से पार्ट में एरर मानेंगे, ये ए पार्ट में एरर मानेंगे, जहां विथ है वहां पे फॉर कर लेंगे। मैंने ये दोनों सेंस आपके साथ लिख दिए हैं, आगे आइए। द लास्ट टाइम हिज कंपटीशन वाज हेल्ड एट 2017, अंतिम बार यह कंपटीशन आयोजित किया गया था। तो हेल्ड वर्ब है, होल्ड माने आयोजित करना किसी कार्यक्रम को, कंपटीशन को, एट 2017 2017 में। तो इन और एट के बीच का डिफरेंस का क्वेश्चन है, माने सेंस बेस्ड क्वेश्चन, सेंस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। इनके अलग सेंस हैं, एट के अलग सेंस हैं। अगर मान लीजिए कोई भी मंथ है, ईयर है, या वीक है, सप्ताह है, वीक, मंथ, ईयर के साथ हम लोग इन लगाते हैं। फिक्स टाइम के पहले, कोई फिक्स टाइम है उसके पहले हम लोग ऐड लगाते हैं। एग्जाम्पल से, इन मार्च इन 2002, यहाँ एट 5 o'clock, एट 5:30 PM, इस तरह से। दूसरा, दिन की जो छोटी अवधि है, स्मॉलर पीरियड, स्मॉल पीरियड ऑफ द डे, दिन की छोटी अवधि के पहले हम लोग एट लगाते हैं, जैसे एट डॉन, सूर्योदय का समय, एट डस्क, सूर्यास्त का समय, एट सनराइज, फिर सूर्योदय का समय, एट मिडनाइट, मध्यरात्रि का समय, इस तरीके से। लेकिन इन जो है दिन की बड़ी अवधि में, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द नाइट, ये हो गया बेसिक। एक और पॉइंट, जनरल रात को दर्शाने के लिए, जनरली रात को दर्शाने के लिए एट नाइट लिखते हैं। ही वॉक्स एट नाइट, वह रात में टहलता है। टू शो अ किसी विशेष घटना को दर्शाने के लिए, कोई विशेष घटना है तो उसके लिए इन द नाइट लिखेंगे, जैसे द थीफ केम
इन द नाइट, चोर रात में आया, तो एक विशेष घटना है, पर्टिकुलर इवेंट है, इसलिए इन द नाइट लिखेंगे। तो ये इन और एड के बीच के सेंस बेस्ड जो डिफरेंस था टाइम से रिलेटेड, वो मैंने आपको डिस्कस किया, आपके साथ लिख दिया है, आराम से पढ़िएगा। फिलहाल 2017 ईयर है, मंथ ईयर के साथ हम लोग एट नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। सी पार्ट मिरर मानेंगे, जहां एट है वहां क्या कर देंगे, इन, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे आइए, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन माई सैलरी ऑफ देयर लिविंग। डिपेंडेंट लिखा हुआ है, डिपेंडेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन हम लोग लेते हैं, सोचिए, डिपेंडेंट के साथ क्या लेते हैं, तो डिपेंड, डिपेंडेंट ऑन समथिंग होता है, सही लिखा हुआ है। डिपेंड के साथ भी ऑन लगाते हैं, डिपेंड वर्ब है, इसके साथ भी ऑन लगाते हैं, डिपेंड ऑन समबडी या समथिंग, ये भी सही है, डिपेंड या डिपेंडेंट ऑन समथिंग। लेकिन यहाँ ये भी क्वेश्चन सेंस पर आधारित है, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बोथ ऑफ माई पेरेंट, मेरे दोनों माता पिता मेरी सैलरी पर निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। अपनी आजीविका के लिए जो भाव बन रहा है, ऑफ गलत हो जाएगा, की पार्ट मिरर मानेंगे, यहाँ ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, फॉर देयर लिविंग। मेरे माता पिता मेरी आमदनी पर निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए, यही तो भाव बनेगा। तो ऑफ देयर लिविंग ना होके फॉर देयर लिविंग होगा, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ जेंडर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑफिस, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द ग्राउंड ऑफ, के आधार पर, मीनिंग निकल के, ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द ग्राउंड ऑफ, के आधार पर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डी पार्ट मिरर मानेंगे, डिस्क्रिमिनेशन एट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कर लीजिए, दो यूज है, ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द ग्राउंड ऑफ। आगे बढ़ते हैं। माइलर बैलून्स काज पावर आउटरेज व्हेन दे कम ऑफ कांटेक्ट विद पावर लाइंस। सेंटेंस क्या कह रहा है, माइलर बैलून्स पावर आउटरेज उत्पन्न करते हैं जब वो पावर लाइन के संपर्क में आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर, ये भी आपका एक तरीके से फ्रेजल वर्ब पे आधारित क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब क्या सेंस दे रहा है, कम ऑफ समथिंग, पहले देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, कम ऑफ समथिंग। अगर हम कहीं पे कम ऑफ समथिंग का सेंस लिख रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का परिणाम होना। कम ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम होना, और कम इन या टू समथिंग, कम इन समथिंग या कम इनटू समथिंग, दोनों आप कह सकते हैं, कम इन या इनटू, दोनों होता है, कम इन समथिंग या कम इनटू समथिंग, दोनों का ही सेंस होता है किसी के संपर्क में आना। किसी से संपर्क होना, जब दो चीजों को हम आपस में एक दूसरे से इसे जोड़ेंगे, संपर्क होगा, ये कांटेक्ट जो है ये आपका कम इन या कम इनटू वाले सेंस में होता है, किसी चीज से संपर्क होना, टू कांटेक्ट। तो सेंटेंस क्या कर रहा है कि माइलर बैलून पावर उत्पन्न करेगा जब वो पावर लाइन के संपर्क में आएगा। जब पावर लाइन के संपर्क में आएगा, कम ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, कम इन कांटेक्ट होगा या कम इनटू कांटेक्ट होगा। सी पार्ट में इरर लेंगे, कम ऑफ कांटेक्ट, ये इरर है, ऑफ की जगह इन कर लेंगे या इनटू कर देंगे, कम इन कांटेक्ट या कम इनटू कांटेक्ट। आगे आइए, मोस्ट ऑफ द carbon trapping mechanism that we have identified are based at limit studies। based on something होता है, fixed preposition पे आधारित ये क्वेश्चन है, based on something। based on something हम लोग यूज करते हैं,
तो इस आधार पे सी पार्ट में एरर है, जहां एट लिखा हुआ है वहां पे आप ऑन कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। बेस्ड ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज पे आधारित होना। आगे बढ़ते हैं। द रिवर फ्लोव्ड बिसाइड द हिलॉक आवर विलेज, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सेंस पर आधारित है। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन, इन एडिशन टू, यानी के अलावा या के अतिरिक्त। और बिसाइड जो शब्द है BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, के किनारे, किसी चीज के किनारे। तो सेंटेंस पढ़िए, के अलावा का सेंस है क्या किनारे का सेंस है। नदी हमारे गांव में हिलॉक के किनारे से बहती है, फ्लोड, बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड हो जाएगा, सी पार्ट मिरर मानेंगे और यहाँ बिसाइड से क्या करेंगे, बिसाइड, हिलॉक के बगल से बहती है। आगे आइए। एज सी केप्ट वॉकिंग टू मी, जैसा कि वो मेरी तरफ लगातार आती रही, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, स्किप ए बीट फ्रेज है, सॉरी इडियम्स है। स्किप अ बीट का मतलब होता है घबरा जाना, नर्वस हो जाना, टू बिकम नर्वस, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो नर्वस हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना स्किप ए बीट कहलाता है। तो ये सही लिखा हुआ है, यहाँ कोई एरर नहीं है। एज शी केप्ट वॉकिंग टू मी, जैसे वो मेरी तरफ लगातार आ रही थी। तो अगर किसी डायरेक्शन में किसी की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ, तो वहां पर हम टू का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, टुवर्ड्स का। एज शी केप्ट वॉकिंग टुवर्ड्स मी। तो यहां पर हम लोग या ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन। अब ऑप्शन देख लीजिए, केप्ट वॉकिंग विद इन मी, ये तो हो ही नहीं सकता। केप्ट वॉकिंग इनटू मी, होगा ही नहीं। वॉकिंग फ्रॉम मी, मुझसे दूर जा रही थी, दूर जाती तो मैं क्यों नर्वस होता, इसलिए मेरी तरफ आ रही थी, यही ज्यादा सही है, सी ऑप्शन। ही केप्ट वॉकिंग टुवर्ड्स मी, मतलब ये आप हो गए और ये कोई दूसरा हो गया, अब उसकी तरफ जा रहे हैं तो ये उस किसी डायरेक्शन में जाना, टू भी हो सकता है और टुवर्ड्स। चलिए आगे आइए। योर नेम प्रिसीड्स बिफोर, ये सेंस बेस्ड माने कि यूजेस पर आधारित है, आप प्रीपोजिशन के यूज पे आधारित है, यूजेस पे आधारित है। क्या कह रहा है, प्रिसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सक्सीड के साथ आफ्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सुपरफ्लुअस माना जाता है। प्रिसीड के साथ बिफोर और सक्सीड के साथ आफ्टर नहीं लगाते हैं। यहाँ पर ये जो बिफोर है ये हटा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सी पार्ट मिरर है, प्रीपोजिशन के यूजेस पर आधारित ये क्वेश्चन था। सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, उसने उस काम को किया और एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, अपनी क्षमता के जितना बेहतर दे सकती थी उसको। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे आधारित है। क्या है, मैं कुछ यूज लिख दे रहा हूं, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, माने द बेस्ट यू कैन, जितना वो सबसे सर्वोत्तम प्रयास जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आप लिख लीजिए जो काम में आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आर बिलीव, जितना मुझे विश्वास है, जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आर बिलीफ, योर की जगह माई कर लीजिए तो आप अपने से जोड़ के पढ़ लेंगे। चलिए, तो ये दोनों यूज आपको पता होने चाहिए। तो इस आधार पे हो जाएगा एट द बेस्ट, ये गलत होगा, यहाँ पर भी डी पार्ट मिरर मानेंगे और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होता है। फ्रेज क्या है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ। आगे आइए। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर नाराज था, फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, इस छोटी सी गलती के कारण। तो क्या होगा, देखिए ये मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है। यूजेज में लिख दे रहा हूं, एंग्री, एंग्री के साथ क्या लिखते हैं, एंग्री विथ समवन,
किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो एंग्री के साथ विथ लगाएंगे। क्लियर हो गया? किसी व्यक्ति से नाराज है तो एंग्री के साथ विथ लगाएंगे। एंग्री एट समथिंग, कोई वस्तु से नाराज है तो एंग्री के साथ एट लगाएंगे। ठीक है। किसी कारण से नाराज हैं, किसी कारण से नाराज हैं तो एंग्री के साथ क्या लगाएंगे? फॉर। इसी से मिलता जुलता एक और इंपॉर्टेंट शब्द जो एसएससी में पूछा गया है, आर्ग्यू। आर्गू माने क्या होता है? बहस करना। तो आर्गू विथ समवन, किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हैं, आर्गू के साथ क्या प्रीपोजिशन लेंगे? विथ। ठीक है, आर्गू विथ समवन। और किसी मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में बहस कर रहे हैं, फॉर या अगेंस्ट अ पॉइंट। तो आर्गू के साथ जिस व्यक्ति से बहस कर रहे हैं उसके पहले विथ लेंगे। जिस मुद्दे के लिए, मुद्दे के पक्ष में बहस कर रहे हैं तो आर्गू फॉर पॉइंट हो जाएगा। मुद्दे के खिलाफ बहस कर रहे हैं तो आर्गू अगेंस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर एंग्री, मैं अपने आप से नाराज हूं, व्यक्ति से हो गया, तो इसलिए ऑन गलत हो जाएगा, सी पार्ट मिरर मानेंगे और ऑन की जगह क्या लिख देंगे? एंग्री सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। मैनेजर ने उसकी नेग्लिजेंस के कारण टुक हिम एट टास्क, काफी नाराजगी दर्शाई। तो यहां पे या उसको डाटा फटकारा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पर आधारित क्वेश्चन है। और क्या सेंस होता है? टेक somebody टू टास्क, टेक somebody टू टास्क, किसी पर, किसी के ऊपर नाराजगी जाहिर करना। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ सी पार्ट में एरर मानेंगे? जहां एट लिखा हुआ है वहां टू कर लेंगे। ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आइए। इफ देयर हैड नॉट बीन सच ए लॉन्ग ट्वी, यदि इतनी लंबी लाइन वहां पर ना होती तो आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय, ये भी वही सेंस माने यूजेस पे आधारित क्वेश्चन है। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, उसके साथ बैक लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग कौन से पार्ट में एरर मानेंगे? ए पार्ट में। यहाँ जो ये बैक लिखा हुआ इसको हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाए। नेक्स्ट 37, 36 हो गया, 37। आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप, मैंने प्लम्बर को पे किया फॉर रिपेयर द पाइप, पाइप को रिपेयर करने के लिए। ए पार्ट में एरर है, सीधा सीधा। क्यों? यूजेज पे आधारित क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन के साथ अगर आप वर्ब लिख रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत मानी जाएगी। क्यों गलत मानी जाएगी? क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में आपने एरर करनी है और यहाँ फॉर रिपेयरिंग कर लेंगे तो मैंने प्लम्बर को पे किया। किस लिए पे किया? फॉर रिपेयरिंग, रिपेयर करने के लिए। अब ऐसा आप सोच सकते हैं, देखिए ऐसा भी तो मन में आ सकता है, तो क्या ऐसा अगर हम करेंगे तो सही रहेगा? ये भी एक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन होता टू रिपेयर, तो क्या होता? तो अभी तो फिलहाल आपको मैंने एरर बता दी कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, आईएनजी फॉर्म लिखते, इसका मतलब फॉर के साथ रिपेयर लिखा हुआ है, ये गलत है। तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या ये निष्कर्ष सही होगा? ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें पे के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। पहले तो पे के कुछ यूज को लिख लीजिए कि पे वर्ब कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे पे बिल होता है, यूज जो आपके बकाया है उसको पे करिए, बिल को पे करिए, कोई आपका लोन है, इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, उसको पे करिए। ठीक हो गया एक तो ये। या डेट
कर्ज। तो पे इन सारे सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है, पे समबडी टू डू समथिंग, पे समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई कार्य करने के लिए पे करना। तो पे समबडी टू डू समथिंग, पे के आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस आधार पे फॉर रिपेयर, एरर तो यहीं पे है लेकिन हम लोग इसका करेक्शन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू रिपेयर करके करेंगे, ये ज्यादा सही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस आधार पे तो हमने समझ लिया कि ये गलत है, लेकिन यहां पर इसके साथ आईएनजी वाला फॉर्मेट ना आके टू रिपेयर वाला फॉर्मेट आएगा। वो इस कारण से क्योंकि स्ट्रक्चर होता है पे समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई कार्य करने के लिए पे करना। तो ये करेक्शन हो जाएगा, समझ लीजिए क्या सही होगा वो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। स्मिता वाज ऑफर्ड द जॉब, स्मिता को जॉब ऑफर किया गया ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, बिना कोई क्वालिफिकेशन रखने के। यहां देखिए एक प्रीपोजिशन वर्सेज कंजंक्शन, इसकी समझ पे आधारित क्वेश्चन है। ऑल्दो ये आपका जो ऑल्दो शब्द है ये कंजंक्शन है, और हम जानते हैं कि अगर हम कंजंक्शन लिखेंगे उसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर बनेगा। उसी सेंस में अगर हम प्रीपोजिशन लिखते हैं, डिस्पाइट ये प्रीपोजिशन है, और इसके आगे प्रीपोजिशन के आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बेसिक डिफरेंस। अब जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा कि स्मिता वाज ऑफर्ड द जॉब, स्मिता को जॉब ऑफर की गई ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, यद्यपि कोई क्वालिफिकेशन उसमें नहीं थी, तो सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन बात ये आती है कि ऑल्दो लिखा हुआ है और ऑल्दो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के फ्रेज लिख दिया गया। ऑल्दो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ आईएनजी लगा के फ्रेज नहीं लिख सकते, कंजंक्शन के आगे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, और जो कि यहां नहीं बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऑल्दो का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, चूंकि आगे फ्रेज है तो फ्रेज के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, हमारे पास व्यवस्था है प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब न लिख करके क्या लिखते हैं, फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऑल्दो के अर्थ वाला प्रीपोजिशन लगाना है। ऑल्दो विरोधाभास को दर्शाता है और उसी अर्थ में प्रीपोजिशन क्या होता है, डिस्पाइट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। हम लोग यहाँ पे एरर मानेंगे ए पार्ट में और ऑल्दो की जगह क्या करेंगे, डिस्पाइट कर लेंगे, और डिस्पाइट करेंगे तो सेंस आ जाएगा। देखिए स्मिता को जॉब ऑफर की गई किसी भी क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, और आगे आपका फ्रेज लिखा हुआ है तो उस हिसाब से ये प्रीपोजिशन सही हो जाएगा यूज करना। ए पार्ट में एरर मानेंगे। समझ गए होंगे प्रीपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। रिक्रूटर्स माने जो लोग रिक्रूट कर रहे थे वो खुश थे कि जॉन के पास काफी ज्यादा नॉलेज और उसकी पर्सनालिटी को देख करके, जॉन के नॉलेज को और उसकी पर्सनालिटी को देख, ठीक है। अभी शुरू में मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको ध्यान दिलाया था हैप्पी विथ, किसी व्यक्ति से प्रसन्न होना हैप्पी विथ होता है। उसी तरीके से ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है। प्लीज्ड विथ समबडी, किसी व्यक्ति से खुश होना, प्लीज के साथ क्या लेते हैं प्रीपोजिशन, विथ लगाया जाता है, प्लीज्ड विथ समबडी। और आगे टू डू समथिंग, मैंने पूरा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहाँ जगह नहीं है। प्लीज्ड विथ समबडी टू डू समथिंग, माने अगर वर्ब यूज करनी तो इंफिनिटिव लेंगे, और जिस व्यक्ति से खुश है उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विथ। तो यहाँ टू नहीं होगा, उसकी जगह विथ आएगा। कौन से पार्ट में एरर लेंगे, बी पार्ट में, और बी पार्ट में जहाँ टू लिखा हुआ है वहां पे हम लोग विथ कर लेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन था, प्लीज के साथ विथ लगाते हैं। वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स, क्या आप कृपया मेरी मदद करने के लिए आएंगी इस हैवी बॉक्स के साथ। मी अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स, मैं हूं और मेरे साथ वो भारी बक्सा है।
तो अगर किसी के साथ कोई चीज है तो वहां along नहीं लिखते भाई। along का क्या मतलब होता है? along अलग सेंस देता है। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, या सड़क है, तो इस नदी के साथ साथ या इस नदी के किनारे किनारे ये आएगा along द रिवर। ये सड़क है, रोड है, मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं सड़क के किनारे किनारे, तो जाएगा along द रोड, आई एम वॉकिंग along द रोड। तो along इस सेंस में आता है के किनारे, किनारे या के साथ साथ। लेकिन किस सेंस में? जैसे नदी के साथ साथ चल रहे हैं, रोड के साथ साथ चल रहे हैं, ये सेंस आपका along का है। लेकिन यहां पर ए के साथ ए प्लस बी, ए के साथ बी भी है, तो ये चीज along विथ होगी, किसी चीज के साथ। तो आप खुद सोचिए, मैं हूं और मेरे साथ एक बक्सा है, क्या आप मदद करने आएंगे? तो मैं और बक्सा दोनों है, along विथ वाला सेंस है। यहाँ पे सी पार्ट में हम लोग एरर मानेंगे, along का सेंस सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए along। यानी एक क्वेश्चन किस पर आधारित है? सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सेंस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया। आप देख चुके होंगे, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, वास्तव में हम एक बड़ा घर नहीं चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट, हम कुछ कंफर्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। लुक फॉर समथिंग होता है किसी चीज की तलाश करना, एंड सम कन्वीनियंस, और कुछ सुविधा की भी तलाश कर रहे हैं। ऑन ए मॉडरेट प्राइस, किसी कीमत पर, एट ए प्राइस होता है, एट अ प्राइस, किसी कीमत, किसी कीमत पे अगर आप कोई चीज चाह रहे हैं तो ये एट ए प्राइस होता है। सेंस बेस्ड हो गया, ऑन ए नहीं होता, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली कैटेगरी में आएगा। एट ए प्राइस, किसी कीमत पर। तो यहाँ पर सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर लेंगे? ए पार्ट में ऑन ए मॉडरेट प्राइस में ऑन की जगह क्या कर लेंगे? एट, एट अ प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द विजिटर्स कंप्लेन एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। विजिटर ने कंप्लेन किया किस बात को लेकर के? पुअर एकोमोडेशन को लेकर के। दे वर प्रोवाइडेड, जो उनको उपलब्ध कराई गई थी, ड्यूरिंग द टूर माने टूर के दौरान। अब बताइए क्या हो सकता है? सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है? क्या करने की आवश्यकता है को देखते हैं थोड़ा हम लोग ना। कंप्लेन वर्ब है, किस तरह से इस वर्ब को यूज करते हैं, क्या सेंस लेते हैं? तो देखिए, कंप्लेन टू somebody, कंप्लेन टू somebody, जिस व्यक्ति से आप कंप्लेन कर रहे हैं, माने अगर कोई व्यक्ति है उससे कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? टू। अब बात आती है किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन अबाउट हो जाता है। जिस व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन टू समवन हो जाएगा, उस व्यक्ति से आप कंप्लेन कर रहे हैं। और किसी बात के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो जिस बात के लिए कंप्लेन कर रहे हैं उस बात के लिए आप क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन अबाउट। कंप्लेन अबाउट समथिंग, या ऑफ भी लिख सकते हैं, कंप्लेन ऑफ समथिंग। तो कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है, लेकिन वो तब आता है जब व्यक्ति के साथ आप शिकायत कर रहे हैं। और अबाउट या ऑफ भी आता है, वो तब आता है जब हम किसी चीज को लेकर के शिकायत करते हैं। जैसे आपने प्रिंसिपल से शिकायत की तो कंप्लेन टू प्रिंसिपल हो जाएगा। किस बात की शिकायत की? पीने का पानी सही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर को लेके, तो अबाउट ड्रिंकिंग वाटर या ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा। समझ गए होंगे ये। दूसरा कंप्लेन ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, ये तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे मैंने आपको बताया। अब इसका फ्रेजल वर्ब वाला सेक्शन, कंप्लेन ऑफ समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज होता है। क्लियर हो गया? कंप्लेन ऑफ समथिंग फ्रेजल वर्ब भी है। तो देखिए, कंप्लेन ऑफ जो एक है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, और
कंप्लेन ऑफ समथिंग लिखते हैं तो ये आपका फ्रेजल वर्ब भी है। तो कंप्लेन ऑफ का क्या सेंस निकल के आता है? टू से दैट यू फील इल आर सिक, ये कहना कि आप बीमार महसूस कर रहे हैं कंप्लेन ऑफ कहलाता है। तो कंप्लेन ऑफ फ्रेजल वर्ब है, फोन इत्यादि कह के ये बताना कि मैं बीमार हूं, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां पे आप कंप्लेन ऑफ का यूज करेंगे। बाकी ये टू और अबाउट हो गया। अब आप जल्दी से आते हैं क्वेश्चन में। विजिटर ने कंप्लेन की द पुअर एकोमोडेशन, खराब एकोमोडेशन को लेकर के, माने किसी चीज के बारे में कंप्लेन की है, बारे में कंप्लेन की तो अबाउट या ऑफ में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो आ जाए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। ये एट द पुअर एकोमोडेशन नहीं होगा, अबाउट लिखना पड़ेगा, किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना, कंप्लेन अबाउट या ऑफ सम। चलिए समझ गए होंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पर आधारित है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या कहता है? कीप एन आई ऑन समथिंग, माने टू बी विजिलेंट, चौकन्ना रहना, किसी चीज पे निगाह रखना, चौकन्ना रहना। कीप एन आई ऑन समथिंग होता है टू बी विजिलेंट, चौकन्ना रहना, किसी चीज पे निगाह रखना ताकि कोई कुछ गलत ना करने पाए। तो इस हिसाब से सेंटेंस में कहां पे हो जाएगा? डी पार्ट में एरर होगा, एन आई इन की जगह इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है कीप एन आई ऑन समथिंग। आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट ए फेस मास्क, कृपया बचने का प्रयास करिए बिना फेस मास्क के बाहर मत जाइए। यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन में लिखवा दे रहा हूं, जैसे रिफ्रेन है, रिफ्रेन, अब्सटेन, प्रिवेंट, प्रोहिबिट। रिफ्रेन माने बचने का प्रयास करना, अब्सटेन माने अपने आप को अलग रखना, प्रिवेंट माने रोकना, प्रोहिबिट माने रोकना, डिबार वंचित करना, रेजिस्ट विरोध करना किसी चीज का। इन सभी के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, abstain from something, prevent from something, prohibit from something, debar from something, desist from something, deter from something, किसी चीज से रोकना, अलग रखना। तो ये सारे वर्ड मैंने लिखा दिए आपको जिनके साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हैं। इनमें से कई पे एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। टी पार्ट मिरर मानेंगे, रिफ्रेन टू हो ही नहीं सकता है, फ्रॉम लिखेंगे और आगे आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, सही है। रिफ्रेन के साथ इन्फिनेटिव नहीं यूज होती है, जिरंड यूज होता है, प्रीपोजिशन लगा के आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। सही करिए, ये वर्ड मैंने लिख दिए हैं, मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड हैं, दूर रखना या अलग रखने का भाव देते हैं। चलिए, यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाई इंक लिखा हुआ है। क्या होगा? आपको इंक से अगर कुछ साइन करना है, सोचिए, बाई तो हम उस एजेंट के पहले लगाते हैं जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। किसी एजेंट के द्वारा अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे आप बाई का प्रयोग करेंगे, उस एजेंट के पहले, उस व्यक्ति के पहले जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में आप देखिए कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है? यहां तो इंक लिखा हुआ है, इंक तो स्याही हो गई, उसके द्वारा कोई काम करने का भाव बनेगा ही नहीं। तो क्या सेंस ज्यादा यहाँ पर सही हो जाएगा? सोचिए। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पे कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सेंस पे आधारित नहीं है, डॉक्यूमेंट इन इंक होता है। सही कर लीजिए, सी पार्ट में हाँ बाई है, वहाँ क्या हो जाए साइन इन इंक। आगे बढ़ते हैं। ही कुड नॉट गेट ए जॉब डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। देखिए, डिस्पाइट जो सेंस कहता है वो कहता है डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट जो शब्द है इसके साथ हम लोग ऑफ नहीं लगाते और ये बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ के। तो एक तरफ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, वहीं इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे और अगर ये चीज आप जान रहे हैं तो सी पार्ट में एरर है,
डिस्पाइट के साथ ऑफ हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, सेम मीनिंग है, के बावजूद विरोधाभास को दर्शाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं। All of us were a little nervous when we came into this room today. All of us, हम में से सभी लोग, were a little nervous, थोड़ा नर्वस थे। कब थे? When we came into this room today, जब हम आज इस रूम में आए। सोचे जरा, all of us, ये तो सही लिखा हुआ है, were a little nervous when we come into, एक किसी चीज के अंदर अगर कोई चीज है पहले से, ये इसके अंदर है, तो ये जो भाव है ये सेंस है। अगर एक चीज दूसरी चीज के अंदर है, भीतर या अंदर है, ये इनका भाव है, ये इनकी पोजीशन है। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज में प्रवेश कर रही है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश कर रही है, ये जो भाव है प्रवेश करना वाला भाव, तो इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। तो कोई चीज किसी चीज के अंदर स्थित है, इन हो जाएगा। एक चीज दूसरी चीज में प्रवेश कर रही है तो इनटू हो जाएगा। हम कमरे में आए, तो हम कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, इनटू सही लिखा। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, सही लिखा हुआ है। लेकिन मैं कमरे में आया, तो आई केम इन द रूम नहीं होगा, आई केम इनटू द रूम होगा, क्योंकि आप कमरे में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा समझना है, और इस हिसाब से केम इनटू सही लिखा हुआ है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन क्या ले लेंगे? नो एरर। इनटू सही है जब एक वस्तु दूसरी चीज की, जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर प्रवेश करे। आगे आइए। द बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बॉटल मेरे हाथ से फिसल गई, विथ संयोग को दर्शाता है। एक चीज दूसरी चीज से मिलती है तो विथ का प्रयोग होता है। और बॉटल मेरे हाथ से फिसली तो अलग हो रही है। अलगाव विथ से नहीं, फ्रॉम से दर्शाया जाता है। सिंपल पॉइंट है। जहां एक चीज दूसरी चीज से मिलेगी वहां पे आप विथ का प्रयोग करेंगे, जहां एक चीज दूसरी चीज से अलग होगी वहां फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सी पार्ट में हम यूज करेंगे, क्योंकि सेपरेशन के लिए या अलगाव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। तो यहाँ विथ की जगह फ्रॉम माई हैंड कर लीजिए, मेरे हाथ से फिसल गई, या आउट ऑफ भी कह सकते हैं। चलिए, आई एम सॉरी, मुझे काफी खेद है। आई हैव नॉट लर्न द पोयम एट हर्ट, कि मुझे ये पोयम याद नहीं है। हर्ट के सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। एट हर्ट माने होता है दिल से अच्छा या बुरा होना। यहाँ पे सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये रटने वाला भाव है कि मुझे रटी हुई नहीं है, याद नहीं है, तो डी वाला पार्ट लेंगे, और यहाँ पे बाई हर्ट होगा। बाई हर्ट का क्या मतलब होता है मैंने पहले ही आपको बता दिया है। हर्ट वाला पूरा सेगमेंट आपके साथ मैंने डिस्कस किया है कि हर्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आई हैव नॉट लर्न द पोयम बाई हर्ट। बाई हर्ट माने रटना, मैंने ये पोयम रटा नहीं है, ये सेंस हो जाएगा। तो पीछे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, वहां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ गए हैं। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को कंप्लीट करें 2 दिनों में। 2 दिनों में, अब देखिए समय अवधि को दर्शा रहा है, और 2 दिनों में ये भाव आ रहा है, 2 दिनों से नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को 2 दिनों में पूरा करें। तो यहां पर भाव किसी निश्चित समय के भीतर का है, और किसी समय अवधि के भीतर का अगर कोई भाव है तो इन या विद इन का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता। किसी समय अवधि के दौरान का भाव होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रही है, देखिए 2 घंटे से पढ़ रही है, तो वहां फ्रॉम फॉर आ जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। यहाँ पे क्या करें कि मैं चाहता हूं कि आप इस कार्य को 2 दिनों में कंप्लीट करें, माने किसी समय अवधि के भीतर किसी चीज को कंप्लीट करना है, तो वहां विद इन का भाव आएगा। तो यहाँ बाई गलत हो जाएगा, ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ हम बाई की जगह क्या कर लेंगे? विद इन, किसी समय अवधि के भीतर। समय अवधि, ठीक।
दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। मेड ऑफ होता है और मेड फ्रॉम होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे रिंग है, अंगूठी गोल्ड से बनी हुई है, तो चूंकि अंगूठी गोल्ड से बनी हुई है, ये मेड ऑफ का भाव है क्योंकि अंगूठी में गोल्ड दिख रहा है। फिजिकल चेंज, भौतिक बदलाव है, मेड ऑफ कहलाएगा। अब मान लीजिए कर्ड है माने दही और मिल्क है, मिल्क से दही बनी हुई है, केमिकल चेंज। यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। तो देखिए फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ज्वेलरी बॉक्स है, सिल्वर से बना है, सिल्वर दिखाई पड़ रहा होगा, फिजिकल चेंज हो गया। फ्रॉम गलत हो जाएगा, उसकी जगह हमें क्या करना है? ऑफ करना है। डी पार्ट मिरर मानेंगे और फ्रॉम की जगह क्या कर लेंगे? ऑफ। सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट आपको। डिस्पाइट ऑफ, फिर वही क्वेश्चन है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं हम लोग। कहाँ पे रख लेंगे? डी पार्ट में। ये जो ऑफ लगा है हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। पीछे डिस्कस कर चुका हूं। अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, एक पैनल बनाया गया, टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, एक पैनल बनाया गया है कॉलेज के विद्यार्थियों की सुरक्षा आवश्यकताओं को क्या करने के लिए? लुक विद इन क्या सेंस देगा? आप खुद सोचिए कि एक सुरक्षा पैनल बनाया गया है कॉलेज स्टूडेंट्स के जो समस्याएं हैं उनको देखने के लिए। क्या हो जाएगा? लुक विद इन होता ही नहीं है, ये होगा लुक इनटू। लुक इनटू द मैटर होता है। लुक इनटू द मैटर माने किसी मामले में देखना कि क्या गलती है, क्या सही है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर विद इन गलत हो जाएगा, सी पार्ट, और जहाँ विद इन है वहां पे क्या कर लेंगे आप? कि कॉलेज विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। लुक इनटू द मैटर, किसी मामले की जांच पड़ताल करना। चलिए हिंदी में भी लिख दिया, आगे आइए। The manager was referring about the previous instances of loss to the employees during his address, उसके एड्रेस के दौरान। रिफर टू होता है, रिफर टू समथिंग। रिफर टू समथिंग होता है किसी चीज की तरफ रिफर करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। तो अब जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्या कर रहा है? द मैनेजर वाज referring about the previous instances of loss, इस तरीके से लिखा हुआ है। referring about गलत हो जाता है, refer to होगा। कौन से पार्ट में इरर लेंगे? बी पार्ट में, और जहां about है वहां हम लोग to कर लेंगे। सीधे ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन था, refer to किसी चीज की तरफ रिफर करना। अगला क्वेश्चन देखें। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, बिना किसी व्यक्ति की तरफ देखे हुए दीपा रोड की तरफ चली गई नीचे की ओर। और यहां गलत हो गया, क्या गलत हो गया? लुक एट समबडी, स्टेयर, पहले बता चुका हूं, दोबारा फिर लिख दे रहा हूं। स्टेयर एट समबडी, गेज एट समबडी, किसी की तरफ घूरना। तो घूरना किसी तरफ या किसी तरफ देखना, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? एट। तो इस हिसाब से सी पार्ट में हो जाएगा, यहां होगा लुकिंग एट एनीबडी। ये करेक्शन कर लेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है कि भाई इन शब्दों के साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स है जो आपको यूज करने हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट, किसी वैज्ञानिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है कि हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी और इन्वेंशन आर यूटिलाइज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, किसी भी राष्ट्र के
ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए साइंटिस्ट, सही लिखा हुआ है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन आर यूटिलाइज्ड, उसके डिस्कवरी और इन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए जरा, क्या एरर हो सकती है इसमें? देखिए सिंपल है, सेंस बेस्ड एरर है, यूटिलाइज फॉर समथिंग होता है, सेंस बेस्ड एरर है यहाँ पे। किसी चीज के लिए उपयोग होना, यूज फॉर समथिंग, तो हम लोग यहाँ पे एरर किस पार्ट में मानेंगे? ए पार्ट में, और यूटिलाइज के साथ टू न लेकर के क्या ले लेंगे? फॉर। ए पार्ट में मानिए, यूटिलाइज फॉर हो जाएगा, किसी चीज के लिए उपयोग होना। वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन एट ए कप ऑफ कॉफी, हमने काफी ज्यादा डिस्कशन किया कप ऑफ कॉफी पे। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होगा। डिस्कशन, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन विथ समबडी होता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन विथ समबडी। किसी व्यक्ति के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? विथ। और जिस मुद्दे पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सही से लिख देता, डिस्कशन विथ समबडी, जिस व्यक्ति के साथ डिस्कशन कर रहे हैं विथ लगाएंगे, और जिस मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं, किसी बात पे अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन अबाउट या ऑन समथिंग, दो प्रीपोजिशन, अबाउट या ऑन समथिंग, जिस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके पहले क्या लगाएंगे? अबाउट या ऑन। ये तो नाउन की तरह हो गया, नाउन है ये। अब अगर हम वर्ब यूज करते हैं, डिस्कस, डिस्कस समथिंग होता है, देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, डिस्कस समथिंग हो गया। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्कस समबडी विथ समथिंग, माने अगर समबडी पहले लिख रहे हैं तो विथ लगा करके हम लोग क्या लिखेंगे? समथिंग लिखेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, डिस्कस समथिंग विथ समबडी। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज डिस्कस करें तो डिस्कस समथिंग विथ समबडी, इस तरह से यूज करेंगे। तो ये डिस्कशन और डिस्कस का यूज था। डिस्कशन जब आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? अबाउट या ऑन। लेकिन जब आप यही डिस्कशन को वर्ब की तरह यूज करेंगे और डिस्कस लिखेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, डिस्कस समथिंग है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखा हुआ है डिस्कस और समथिंग के बीच में, जबकि डिस्कशन समथिंग के बीच में अबाउट या ऑन होता है। कहने का मतलब डिस्कस है जो वर्ब यूज कर रहे हैं, तो जिस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं कोई प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्कशन वर्ड का यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन अबाउट या ऑन लगाने की आवश्यकता है। तो वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, तो क्या यहाँ अबाउट लगा दें? लेकिन पॉइंट समझिएगा, अबाउट या ऑन लगाते हैं उस चीज के पहले जिस चीज पे आप चर्चा कर रहे हो। आप राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा कर रहे हैं तो आप डिस्कशन अबाउट नेशनल सिक्योरिटी करेंगे। इस सेंटेंस में कह रहा है एक कप कॉफी पे चर्चा थोड़ी हो रही है, एक कप कॉफी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, कॉफी पर चर्चा हो रही, माने दो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, ये भाव है, दो लोग चाय पर चर्चा वाला भाव है। तो चाय पर चर्चा, वी हैव ए लॉन्ग डिस्कशन ओवर, ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये फिक्स बेस्ड प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने वो आपको बता जरूर दिया है। तो यहाँ ऐड की जगह क्या हो जाएगा? ओवर। और भाव क्या है? चाय पर चर्चा, ये भाव है, ध्यान दीजिएगा, चाय पर चर्चा वाला भाव है, डिस्कशन ओवर ए कप ऑफ कॉफी। आगे आइए, ऑल एम्प्लॉय ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, नेशनल शुगर फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉय डिफर फ्रॉम देयर बॉस, अपने बॉस से क्या है? डिफर हैं, अलग हैं, ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, मेडिकल और पेंशन पॉलिसी को लेकर के। तो देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है। डिफर विथ समबडी, किसी व्यक्ति से डिफर है तो विथ लगाएंगे, और जिस बात को लेके डिफर है उसके पहले फ्रॉम लगाएंगे। तो देखो यहां समझना है कि अगर आगे कोई इंसान आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है तो विथ लग रहा है, जिन चीजों को लेके मतभेद है उसके लिए फॉर लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति से मतभेद है उसके लिए विथ लगा रहे हैं।
सेंटेंस में क्या कह रहा है, डिफर फ्रॉम देयर बॉस, आगे somebody लिखा हुआ है, अपने बॉस से मतभेद दर्शा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति से मतभेद दर्शा रहा है तो डिफर के साथ फ्रॉम नहीं लगाएंगे, विथ लगाएंगे। फ्रॉम तब लगाते जहां मुद्दा अगर लिखा होता है, यहाँ पे डिफर फ्रॉम पेंशन पॉलिसी हो सकती है, लेकिन चूंकि बॉस से डिफरेंस दिखा रहा है तो फ्रॉम की जगह विथ लिखेंगे। ई पार्ट में इधर लेंगे और यहाँ फ्रॉम की जगह विथ हो जाएगा। डिफर विथ देयर बॉस, अपने बॉस से मतभेद है। आगे आइए 59 क्वेश्चन, ही मैरिड विद ए रिच हेयरलेस, ओ सॉरी हेयर्स लास्ट ईयर। मैरी समवन होता है, मैरी समबडी, किसी से विवाह करना, मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, ध्यान दीजिएगा, बिना किसी प्रीपोजिशन टू या विथ के यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, विथ हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक। फिर देखिए रिटर्न बैक लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिटर्न के साथ हम लोग बैक का प्रयोग नहीं करते हैं। ए पार्ट में एरर है, ये बैक हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एज ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही वाज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, वह कहीं न कहीं डार्कनेस से डरती है, डार्कनेस से घबराती है, एक छोटी बच्ची के रूप में। तो क्या लेंगे, सोचे जरा, अफ्रेड क्या होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑफ। अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है, तो यहाँ पर हम लोग किस पार्ट में एरर लेंगे, डी पार्ट में, और जहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। आगे आइए, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन ए बीच इन मामल्लपुरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी was seen picking up plastic litter bottles and other items across his morning walk, अपनी मॉर्निंग वॉक। अब देखिए यहाँ पे सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले अक्रॉस के बारे में बता दूं। अक्रॉस कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये सड़क है, रोड है, आप सड़क के इस पार हैं, कोई आदमी सड़क के उस पार है, ठीक है, तो आप इस पार है मान लीजिए, अक्रॉस द रोड हो जाएगा, उस पार। दूसरा, ये मान लीजिए सड़क है, आप हैं, सड़क को ऐसे क्रॉस करके जा रहे हैं, इस पार से उस पार, पार पार, ये भी अक्रॉस द रोड होगा। किसी चीज के उस पार है तो अक्रॉस द रोड, इस पार से उस पार जा रहे हैं, ये मान लीजिए रोड है, सड़क को इस पार से उस पार कर रहे हैं, तो भी आप अक्रॉस का यूज करेंगे। तो अक्रॉस एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा थ्रू आउट, थ्रू आउट के सेंस में, जैसे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री हिंदी निकलेगी देश भर में, थ्रू आउट के सेंस में। तो अक्रॉस तीन अलग अलग सेंस में यूज होता है। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, अक्रॉस द मॉर्निंग वॉक, इनमें से कोई सेंस नहीं है, ना तो इस पार वाला सेंस है, ना इस पार से उस पार वाला सेंस है, ना या थ्रू आउट वाला सेंस है। यहाँ कह रहा है कि मामल्लपुरम में बीच पर मॉर्निंग वॉक करने जब वो निकले तो उस दौरान उन्होंने देखा कि काफी कूड़ा करकट फैला हुआ था और उन्होंने उसको उठा करके रखा। तो यहाँ किसी कार्य के दौरान का सेंस है, और इस सेंस में अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक लिखना गलत होगा, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक होगा, उनकी मॉर्निंग वॉक के दौरान, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के दौरान। अक्रॉस की जगह क्या करेंगे, ड्यूरिंग करेंगे, सेंस क्या आएगा, के दौरान, मॉर्निंग वॉक के दौरान। ये देखिए सही सेंस बन जाएगा, सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने आपको अक्रॉस का यूज भी बता दिया। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप ए स्पेशल सर्विलांस सेल फॉर एपिडेमिक प्रोन डिसीजेज एट फ्लड रेवेस्ड बिहार। सोचिए जरा, बताइए, एक आध आंसर आप भी दीजिए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या ऑप्शन लेंगे। गवर्नमेंट ने सेट किया है एक स्पेशल सर्विलांस सेल
बाढ़ पीड़ित बिहार में। तो किसी जगह में सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, किसी राज्य में, प्रदेश में, इन यूपी इन बिहार लिखते हैं, एट यूपी एट बिहार उतना सेंस बढ़िया नहीं देगा, तो आप डी ऑप्शन ले लेंगे, बाढ़ पीड़ित बिहार में, एट की जगह क्या ले लेंगे, इन। सिंपल सेंस है, बिहार बाढ़ पीड़ित बिहार में एपिडेमिक प्रोन डिसीज को कम करने के लिए सर्विलांस सेल गठित किया गया है। आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक टू द वैली। 2 महीनों के पश्चात जो फोन सिग्नल थे वो वैली में वापस आए, माने फिर से फोन सिग्नल चालू किए गए। सोचिए जरा क्या एरर हो सकती है। आफ्टर 2 महीने के बाद घाटी में फिर से सेवाएं शुरू की गई। 2 महीने के बाद घाटी में फिर से सेवाएं शुरू की गई। वही सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूं, घाटी में फिर से सेवाएं शुरू की गई। आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक इन द वैली। घाटी में फिर से सेवाएं शुरू की गई। सिंपल सेंस पर आधारित क्वेश्चन था ये। इफ ही वांट्स टू रिकवर, यदि वह रिकवर होना चाहता है, ही मस्ट अब्सटेन फॉर अल्कोहल। अभी मैं आपको बता चुका हूं पीछे, अब्सटेन फ्रॉम होता है किसी चीज से संयम बरतना। तो इस आधार पे डी पार्ट में एरर है, जहां फॉर लिखा हुआ है वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम कर लेंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। इन फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए पब्लिक के सामने। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है और क्या सेंस देता है, डिस्क्लोज समथिंग टू somebody, disclose something to somebody, किसी चीज को किसी के सामने प्रकट करना। डिस्क्लोज माने रहस्य उजागर करना या प्रकट करना। तो यहाँ फॉर द पब्लिक गलत होगा, सी पार्ट मिरर लेंगे, जहां फॉर लिखा हुआ है वहां क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे आइए, राहुल वाज रेडी, राहुल तैयार था, फॉर एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, एनी जॉब किसी भी जॉब को, इवन ए पार्ट टाइम वन चाहे वो एक पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। राहुल तैयार है किसी भी नौकरी को स्वीकार करने के लिए, भले ही वो पार्ट टाइम क्यों ना हो। सोचिए जरा क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आ गया है कि जो ना कर पाए, और चीजें एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। ये देखिए, फॉर एक्सेप्ट हम सभी लोग जान रहे हैं कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ जो आपको ध्यान देना है वो ये है, रेडी टू डू समथिंग होता है किसी काम को करने के लिए तैयार रहना, रेडी टू डू समथिंग। तो इस हिसाब से फॉर एक्सेप्ट ये पार्ट गलत है, यहाँ टू एक्सेप्ट हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को करने का अलग तरीका है, सेंटेंस को आप देख करके एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन सेंस से कि भाई प्रीपोजिशन के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो गलत है, प्रीपोजिशन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। लेकिन जब आप रेडी को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई रेडी टू डू समथिंग होता है, इसलिए इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो ये ज्यादा सही होगा। इस आधार पे हम लोग डी पार्ट में करेक्शन करेंगे। आगे आइए, द एक्टर स्माइल टू मी, एक्टर ने मुझे मुस्कुराया देख करके, व्हेन आई एंटर्ड रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, एज इफ मानो कि, शी न्यू मी, वह मुझे जानता हो। सोचे जरा क्या एरर हो सकती है इसमें, ये भी कोई बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। लिख लेते हैं कुछ यूज इसके, स्माइल एट समबडी, मॉक एट somebody, laugh at somebody, cheer at somebody। स्माइल एट somebody किसी को देख के मुस्कुराना, लाफ एट किसी पे हंसना, मॉक एट या जीर एट मजाक उड़ाना किसी का। इन सभी के साथ देखिए मुस्कुराना, मजाक उड़ाना, हंसना, मजाक उड़ाना, सभी के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो ए पार्ट में एरर है, जहां टू लगा हुआ है वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, एट।
और इसमें जो मैंने आपको ये बताया जीर मॉक ये सारे क्वेश्चन एसएससी में ऑलरेडी पूछे गए हैं, मैंने लिख दिए हैं सारी चीजें ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं समझाने पे कम, चीजों को जल्दी जल्दी कराने पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। ये उन लोगों के लिए आज का सेशन रखा गया है जो ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको बस चीजें देखना है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कराने पे जोर दे रहा हूँ। वी रिजर्व टिकट्स, हमने टिकट रिजर्व किए थे फॉर ए जर्नी, यात्रा के लिए, ऑन ट्रेन, ट्रेन पर, फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह के लिए, फॉर माई सिस्टर एंड मी। किसी चीज से यात्रा कर रहे हैं, सोचिए जरा, किसी भी चीज से यात्रा कर रहे हैं तो क्या जर्नी ऑन ट्रेन लिखते हैं? आप खुद सोचिए, आपने पढ़ा होगा इसको कहीं न कहीं। किसी चीज से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, प्लेन से, बस से, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? बाई, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई प्लेन। ये एक नॉर्मल सेंस है किसी चीज से यात्रा करना। तो यहाँ पे ए पार्ट मिरर लेंगे और ऑन की जगह क्या हो जाएगा? बाई। आगे बढ़िए। द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द वॉयज। एंग्री मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, एकदम स्टार्टिंग में ही ये शब्द आया हुआ था, वहां पे हम लोगों ने इसको देखा था, पूरा डिटेल में आपके साथ मैंने लिखा भी था कि एंग्री विथ समवन होता है, जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, जिस चीज के लिए, विथ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए बी पार्ट मिरर लेंगे, जहां ऑन लिखा हुआ है वहां क्या कर देंगे? विथ एंग्री विथ समवन होता है किसी से नाराज होना। आगे आइए। What shall we do on ourselves this evening? आज शाम हमें क्या करना चाहिए? आज शाम हमें क्या करना चाहिए? तो do with ourselves होता है कि हम अपना समय कैसे गुजार सकते हैं, कैसे बिता सकते हैं। आप अपना टाइम कैसे बिताएंगे? Do with yourself या ourself, जो भी आप कहना चाहें। तो यहां पर हम लोग बी पार्ट मिरर लेंगे, जहां ऑन लिखा हुआ है वहां क्या कर लेंगे? विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आधारित था क्वेश्चन ये कि आज हम अपना समय कैसे गुजारेंगे, क्या करना हमें चाहिए। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट टू ए जापानीज प्राइम मिनिस्टर। हाई लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट वर मेड फॉर, किए गए थे, फॉर माने के लिए, किसके लिए? द फोर्थकमिंग विजिट, आने वाली विजिट के लिए, टू ए जापानीज प्राइम मिनिस्टर, एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर की। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर की यात्रा के लिए, इस पॉइंट को जरा समझना है। विजिट एज ए वर्ब जब आप लेते हैं तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं उस स्थान के पहले, उस प्लेस के पहले जिस प्लेस पे आप विजिट कर रहे हैं, या उस व्यक्ति के पहले जिसके साथ आप जा रहे हैं। विजिट, अगर आप इसके साथ टू प्रीपोजिशन लेते हैं, अगर आप किसी प्लेस पे या किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं जहां पे आप विजिट कर रहे हैं, तो आप टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन सेंस का है, यहां ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसके लिए टू लगाया जाता है। जैसे मैं सोहन से मिलने गया तो आई मेड अ विजिट टू सोहन। मैं किसी मंदिर पे गया, आई मेड अ विजिट टू ए स्कूल। तो अगर हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो चाहे व्यक्ति के पास जाए चाहे किसी जगह जाए, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। यहां वो भाव नहीं है, यहां कह रहा है कि जापानी प्रधानमंत्री की आने वाली की आगामी यात्रा, फोर्थकमिंग विजिट जापानी प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर जापानी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई नहीं जा रहा, बल्कि यहां पे भाव आ रहा है जापानी प्राइम मिनिस्टर की आने वाली यात्रा। तो यहां भाव अलग है, सेंस अलग है। ये वाला सेंस यहां पर नहीं है, इस चीज को समझना है। ये सेंस यहां पे नहीं है, यहां पर किसी की यात्रा की बात हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर की यात्रा, तो किसी की यात्रा, तो यहां पे आप क्या सेंस लेंगे? ऑफ। फॉर द, नहीं सॉरी, सी पार्ट में न इरर मान करके हम लोग इस वाले में लेंगे। ये कहां लिखा हुआ है? ये सी पार्ट में विजिट ऑफ हो जाए। विजिट ऑफ जापानीज, फॉर द फोर्थकमिंग विजिट ऑफ अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा के लिए
सिक्योरिटी अरेंजमेंट हाई लेवल के किए गए हैं, ऐसा भाव आ रहा है। तो ये सेंस पे आधारित क्वेश्चन था। यहाँ विजिट का वो वाला पार्ट आप अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए इंग्लिश में प्रीपोजिशन या कोई चीज पढ़ते समय ध्यान बहुत देना है कि कब कौन सी कंडीशन कहाँ पे अप्लाई हो रही है, उसी के हिसाब से हमें चीजों को देखना है। बिना सोचे समझे अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीक डे। मॉर्निंग में, वीकडे में कार्य पर लगने में मुझे, देखिए कोई भी डे है या कोई भी डेट है, कोई भी डे या डेट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन। और वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, इन सब के पहले क्या लगाते हैं, इन। और एट, जैसे 5 o'clock फिक्स टाइम है, कोई 5 बजे 6 बजे ऐड लगेगा। चलिए, तो यहाँ वीक, केवल वीक होता तो इन सही था, लेकिन वीक डे लिखा हुआ है, वीक डे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन की जगह क्या हो जाएगा, ऑन। ए पार्ट मिरर मानेंगे, जहाँ इन लिखा हुआ है वहां पे ऑन लिखेंगे, क्योंकि वीक डे है। वीक होता तो इन होता, ध्यान दीजिएगा, इन वीक होगा, ये सही है, लेकिन ऑन वीक डे होगा, ये भी सही है। तो अंतर है वीक और वीक डे में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन नंबर पे। 80 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हम लोग लास्ट में पहुंचने वाले हैं। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट, सही लिखा हुआ है, उसी क्षण हेडलेस हो गया, निराश हो गया। एंड मैनी आर व्याइंग टू द पोस्ट, और बहुत सारे लोग उस पोस्ट की तरफ क्या कर रहे थे, व्याई शब्द लिखा हुआ है, ये VIE, ये वर्ब है, और इसी में जब आप ING लगा रहे हैं तो आपका बन रहा है VYIE। पहले तो ये क्लियर करिए कि ये है क्या, ये VIE वर्ब है। इसका अब आते हैं यूज, देखते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म VIED हो जाएगा, थर्ड फॉर्म VIED। दूसरा पॉइंट, VIE शब्द है विथ somebody और फॉर समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के साथ प्रीपोजिशन फॉर, और जिस चीज के लिए काम हो रहा है वो वहां पर हम क्या कहते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है वाई टू डू समथिंग, एक ये कंस्ट्रक्शन है इसका, माने इसके आगे इन्फिनिटिव का यूज होता है अगर वर्ब लिख रहे हैं तो कुल मिला के व्यक्ति के साथ विथ, जिस चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं उसके साथ फॉर। मीनिंग क्या देता है, VIE वर्ड, VIE इसका मतलब होता है टू कॉम्पीट स्ट्रांगली, माने किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना। और वो भी छोटी मोटी नहीं, कड़ी प्रतिस्पर्धा, माने किसी से काफी ज्यादा दुश्मनी रखना, उससे ये। तो कह रहा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर व्याइंग टू द पोस्ट, और बहुत सारे लोग इस पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आगे पोस्ट लिखा हुआ है, वाई समथिंग लिखेंगे तो फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पर सी पार्ट मिरर है, जहाँ टू है वहाँ फॉर हो जाएगा, फॉर द पोस्ट। बहुत सारे लोग इस पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसा भाव निकल रहा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 75। आई एम गोइंग टू ए हॉलीडे टू पंचमुखी टुमारो, मैं एक छुट्टी पे जा रहा हूं, गोइंग टू ए हॉलीडे टू पंचमुखी टुमारो, कल पंचमुखी में मैं एक छुट्टी पर जा रहा हूं। बताइए क्या सेंस यहाँ पे ज्यादा सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ अभी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि कोई भी डे है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसी हिसाब से कर सकते हैं, बी पार्ट मिरर लिखेंगे, वो ऑन ए हॉलीडे हो जाएगा, मैं एक छुट्टी पर जा रहा हूँ। आगे आइए, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर, अपने माँ की मदद करने के स्थान पर किचन में सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं किचन में हूँ, आप किचन में हैं, कोई भी किचन में है, तो इन द किचन हो जाएगा। सी पार्ट में ऐड की जगह क्या ले लेंगे, इन।
किसी चीज के भीतर, किसी स्थान के भीतर, मैं कमरे में हूं, किचन में हूं, किसी स्थान के भीतर कोई है तो इनका प्रयोग करते हैं नॉर्मल कंडीशन। प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग ए बुक। प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। क्या होगा सोचिए, डोंट डिस्टर्ब टू मी नहीं होता है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब समबडी होता है, किसी को डिस्टर्ब करना। तो यहाँ जो टू लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा, डी पार्ट मिरर मानेंगे, टू को हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। He was looking into his book for the last 2 hours but couldn't find। लुक इनटू आया था, लुक इनटू माने होता है जांच, छानबीन करना, किसी मामले में क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ, इस मामले की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, लुक इनटू होता है, जांच पड़ताल। लेकिन लुक फॉर किसी चीज की तलाश करना, लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को ढूंढना या तलाश करना, यानी सर्च, सर्च फॉर। तो वो काफी 2 घंटे से उसको किताब नहीं मिल रही है, वो अपने किताब को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, लुकिंग फॉर हिज बुक, वो अपनी किताब की को ढूंढ रहा है। आगे आइए, पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। पिंटू को सलाह दी गई कि वो स्मोकिंग को कम कर दे अपने फैमिली डॉक्टर के द्वारा। टू रिड्यूस, इसकी सही मीनिंग कहां से होगी, कट डाउन, लोअर डाउन, लेस डाउन। किसी चीज को कम करना कट डाउन होता है, किसी चीज के यूज में, खपत में, किसी चीज के खपत में कटौती करना कट डाउन कहलाता है। कट डाउन माने किसी चीज के यूज या खपत में कटौती करना आपका कट डाउन कहलाएगा। तो रिड्यूस का सही फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, कट डाउन। ये फ्रेजल वर्ब और उसकी मीनिंग पे आधारित क्वेश्चन है। आगे आइए, सोलोमन ऑलवेज रिफर इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट अबाउट वर्ड्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या बताया है मैंने कि भाई रिफर के साथ प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, टू, रिफर टू समथिंग होता है, और इस आधार पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और इसी के साथ प्रीपोजिशन का ये श्रृंखला जो हमारी आज 2 घंटे के लगभग की थी वो यहाँ पे आके समाप्त होती है। मैंने प्रीपोजिशन पे लास्ट ईयर के CGL, CPO, CHSL के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम करीब है तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा समझाने के बजाय क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिवाइज कराने पे ज्यादा जोर दिया ताकि आप देखें और जल्दी जल्दी चीजों को कर सकें। जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड और भी जो वर्ड और उनके प्रीपोजिशन हो सकते हैं उसको भी लेने का प्रयास किया, ताकि अगर उसके आसपास कोई क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को करने में भी समर्थ हो सकें। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।